पाकिस्तान की तरफ से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया गया था। अमृतसर का जो ये गोल्डन टेम्पल है इसको टारगेट बनाया गया था। गोल्डन टेम्पल का जो एरिया है, लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब आसपास के लोग, आप जिस तरीके से देखते होंगे रात में आवाजें सुनाई देती होगी। ये लोगों के बीच में देखो डर तो है ही है, पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम भारत के साथ खड़े हैं। नहीं तो हमेशा अगर अमृतसर की बात जब आती है ना, तो लोगों ने इसका सपोर्ट किया है कि कभी वॉर नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसी चीजें नहीं बिल्कुल होनी बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि उसको लैंदा पंजाब बोलते हैं, उतरता हुआ पंजाब, और इसको चढ़ता हुआ पंजाब बोला जाता है। तो आखिरकार भारत ने पहलगाम का बदला पाकिस्तान से ले ही लिया है। 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है पूरी तरह से, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और भारत की तरफ भी हमला करने लगा। तो आखिरकार इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे असल बात है दोस्तों, जो सोचने वाली बात है कि इसकी वजह से जो इंडिया के बॉर्डर स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। और ऐसे स्टेट में जैसे पंजाब है, पंजाब का अमृतसर है, जो महज 27 किलोमीटर की दूरी पर है पाकिस्तान के बॉर्डर से। वहाँ के क्या हालात हैं और वहाँ के लोग किस खौफ में हैं, कब कौन सा ड्रोन आकर के उनकी छत पर गिर जाएगा कोई नहीं जानता है। तो क्या हालात हैं ग्राउंड पर, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राहुल पांडे जुड़े हैं। जी बिल्कुल शाद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमृतसर में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, लोगों में डर है। लोग गलियों में अपनी सड़कों पे निकलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों से लगातार बॉम्ब शेलिंग हो रही है। और ऐसा कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर है। और कहीं ना कहीं आप देखा अभी जाए इस तो अगर वक्त एस कितने फोर किलोमीटर हंड्रेड जो दूर हैं? हमारा एयर मिसाइल, जो जी जी। जितने भी मिसाइल्स अमृतसर में या फिर इंडिया में एंटर करते हैं तो उनको S-400 रिटेलिएट करता है, उनको एयर में ही डिफ्यूज करके फिर उसको किसी ऐसी सेफ जगह पे गिराता है जहां पर लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन लोगों के बीच में ये बातें चल रही हैं कि अगर 1% कहीं कोई टेक्निकल खराबी आती है या कुछ भी ऐसा होता है तो भारत उस सिचुएशन में क्या करेगा। क्योंकि जैसे कि मैं आपको अमृतसर की बात बताऊं, तो अमृतसर बहुत ही घनी आबादी वाला जो एक डिस्ट्रिक्ट है, और जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और उसके बाद आपका ये जितने भी एरियाज हैं, पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, बटाला हो गया, और इट्स काइंड ऑफ मेडिकल हब। उन सभी के लिए मेडिकल हब के तौर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अमृतसर में कुछ भी ऐसा होता है या फिर आसपास के एरियाज में कुछ भी ऐसा होता है, तो ज़्यादातर लोगों को अमृतसर ही आया जाता है। अभी भी मैं आज की बात आपको बताता हूँ कि जैसे पुंछ में जो कुछ भी हुआ है बीती रात, तो वहां पर जो लोग घायल हुए हैं उनको डायरेक्टली अमृतसर ही शिफ्ट किया गया है। अमृतसर के अमनदीप हॉस्पिटल में उन लोगों का इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें जब लोगों के सामने आती हैं तो लोगों में काफी ज्यादा डर और सहम का माहौल आ जाता है कि जो चीजें पुंछ में हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। हालांकि अभी तक मैं, चलो भगवान की बहुत दुआ है कि अभी तक यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें गिरी नहीं है। बॉम्ब शेलर्स जरूर मिले हैं, मिसाइल के कुछ पार्ट्स बरामद हुए हैं। जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतसर में पिछले 58 सालों में, 58 ईयर्स में, ये पहली बार ऐसा है कि ब्लैकआउट किया गया। ठीक है, अभी कल से लगातार दिन में भी, आज की भी मैं अगर बात करूं, लाइट नहीं है, लाइट का कट लगाया गया हुआ है। सो लोगों को तो ये लगातार हीटर ब्लैकआउट से कितने देर का होता है? ब्लैकआउट लगभग यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे के बाद रात में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। सुबह, आज की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो सुबह 5 बजे कुछ मिसाइल्स देखी गई हैं जिनकी आवाजें भी आई हैं, जिसको S-400 हमारा जो एयर मिसाइल जो सिस्टम है उसने उसको ट्रैक करके और उसको डिफ्यूज किया। तो अभी उसके जो कुछ पार्ट्स हैं अमृतसर से लगभग 15 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर किसी एक गांव में दिखे हैं। उनको मिलिट्री के द्वारा रिकवर किया गया है, उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो ये 5 बजे सुबह की घटना है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में भी लोग 2 बजे 3 बजे तक जागते रहे इस डर में, क्योंकि ब्लैकआउट था, लगातार लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर्स वगैरह सब कुछ बंद किए गए हुए हैं हम लोगों की तरफ से। नॉर्मल हम पंखे के ऊपर मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश कर खौफ रहे का हैं माहौल है कि थोड़ा। बच्चों को, खौफ का माहौल है बच्चों में। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी पेपर शुरू हो गए थे, जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के पेपर स्टार्ट हुए थे।
तो जिसका पहला पेपर भी कल होना था जो कि कैंसिल हो गया। आज से कंटिन्यू पहले 2 दिन के लिए कैंसिल की गई थी। यहाँ पे खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी है, GNDU यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, सभी ने अपने पेपर्स कैंसिल कर दिए हैं। हॉस्टल्स को खाली कराया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन सही ढंग से नहीं बता रहा है कि क्या चीजें होने वाली हैं। बट DC के द्वारा और यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आपको धैर्य रखने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है। आपको अपने घर में राशन कम से कम 2 महीने का डाल के रखना है। आपके घर में कम से कम 4 से 5 दिन का पानी दो रहना महीने का चाहिए। राशन? जी, ये बातें भी बोली जा रही हैं कि कम से कम आपके घर में 2 महीने का राशन रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि पंजाब जैसा कि मैंने आपको फोन पे भी हमारी जब बातचीत हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब जो है वो लगभग कई बार ऐसे चीजों को भोग चुका है। सो हर बार पंजाब ही क्यों, लोगों के मन में ये भी सवाल आता है। लेकिन फिर मैं आपको बात बताऊं, जो अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरन तारण, इस एरिया को माझा एरिया बोला जाता है। तो यहाँ के जो सूबा सरदार हैं, जो जितने भी यहाँ पे आप देखा जाए महाराजा रंजीत सिंह जी के समय से ही जितने भी यहाँ पे सिपाही और जितने भी लोग रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा निडर है। आर्मी में भी अब अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा यहीं के लोग निकलते हैं। तो इनको हमारी यहाँ की भाषा है, पंजाबी भाषा में मजैल सरदार बोला जाता है, मजैल बोला जाता है, जो माझा ब्लॉक के जितने भी लोग लगते हैं। तो अभी यहाँ पर भी आप ये लगाओ कि अदर जो स्टेट से लोग हैं वो जरूर यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी धरती पर ही बैठे हुए हैं। वो ये बात बोल रहे हैं कि जैसा हमने 1971 में किया, 65 में किया, 84 में तो चलो हमने खुद ही भोगा है। सो उन चीजों का अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद भी हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। मेडिकल सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो खुद लोगों को खाना, पानी और मेडिकल सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हालात हुआ हैं है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप क्या दिखा सकते हैं कि कुछ नज़ारा अपने आसपास कैसा है अभी हालात, जैसे जिंदगी थमी हुई सी है? मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले बता दूंगा आपको कि देखिए, जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ ना, ये अमृतसर का सबसे पॉश एरिया है। इसको रंजीत अच्छा अच्छा। एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो नीचे गाड़ियां बहुत कम चल रही होंगी, जबकि ये बहुत ही जी। घनी आबादी वाला एरिया है। यहाँ पर जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं या फिर आप किसी भी चीज की बात करें, सब कुछ आपको यहाँ मौजूद मिलेगा। और मेरे से लगभग लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर आपको मैं दिखा पाऊं तो अमृतसर का कोर्ट कॉम्प्लेक्स मौजूद है। और अच्छा। वहीं से ही बिल्कुल आपके जहाँ पे आप गुरुद्वारा साहिब आपको दिख रहा होगा, उसके बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पर अमृतसर का कैंट एरिया सारा स्टार्ट हो जाता है। ये जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, ये सारा का सारा अमृतसर का कैंट एरिया है, जहाँ पर सुबह 5 बजे के लगभग मिसाइलें देखी गई हैं। और अच्छा। उसके बाद मिसाइलें देखने के बाद उसको रिटेलिएट किया गया। जो भारत का जो S-400, जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से भी सभी लोग बहुत सारे लोग जान रहे हैं अभी मौजूदा की। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक सुदर्शन चक्र है तो भारत को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत के ऊपर कोई भी आक्रमण करने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। तो उसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प की है भारत की। नहीं तो अभी तक मैं अगर आपको बताऊं, अगर एक मिसाइल भी अमृतसर में गिरती तो कुछ नहीं तो कम से कम 100 से 150 कैजुअलिटी होने की आशंका थी। और अगर बिल्कुल। मैं पूरे अच्छा, भारत की ये बात भी करूं, खबर चल जितने रही भी है मीडिया के अंदर, ये चल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया गया था। क्या जी है ये पूरा बिल्कुल मामला? बिल्कुल, ये इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात से पहले जो रात गुजरी है वो बहुत ही भयावह और बहुत ही खतरनाक रात रही थी। क्योंकि 7 तारीख को जी। जैसे कि भारत ने हमला किया है, उससे पहले यहाँ पे मॉक ड्रिल्स के बारे में जानकारियां फैलाई जा रही थी, सायरन बज रहे थे, लोगों को बताया जा रहा था कि ब्लैकआउट क्या होता है। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें इन चीजों की जानकारी नहीं है। तो उस रात को क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात लगभग यहाँ 10:30 से 11 बजे का ब्लैकआउट का टाइम था। और पहली बार 58 साल बाद इंडिया में ऐसा माहौल आया कि गोल्डन टेम्पल की लाइट्स बंद कर की गई हो। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ है पिछले 58 सालों में कि कभी इंडिया ने गोल्डन टेम्पल की लाइट्स को बंद करने का हुक्म दिया हो। लेकिन सभी ने कोऑपरेट किया, गोल्डन टेम्पल की लाइट्स को बंद किया गया। और उसके लगभग 1:05 की बात है, जब अमृतसर से
लगभग 12 किलोमीटर दूर का एरिया है कत्थू नंगल, वहां पर मिसाइल का जो सुबह मिसाइल बरामद हुई है, रात में 1:05 पे अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से। उसको S-400 सुदर्शन चक्र ने रिटेलिएट करके वहीं पे डिफ्यूज करके गिराया। और जो उसके टारगेट कोऑर्डिनेट्स हैं, जो आर्मी के खुफिया जहां हुई है कि कहीं ना कहीं ये टारगेट बनाया गया था कि अ, अमृतसर का जो अमृतसर का जो ये गोल्डन टेम्पल है, इसको टारगेट बनाया गया था। गोल्डन टेम्पल का जो एरिया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अमृतसर के एरिया से काफी ज्यादा घना है। वहां पर लोगों के 25-25 30-30 गज के घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, पुराने घर जिनको जो लगभग 1900 सदी से बने हुए हैं, आजादी से पहले के वो घर हैं। क्योंकि जब श्री गुरु रामदास जी ने इस नगरी को बसाया था, तो उस टाइम पे जितने भी आसपास के व्यापारी थे वो सारे के सारे यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो अमृतसर का ये कह लो कि पूरा का पूरा कपड़ा व्यापार, खाने पीने की चीजें यहीं से ही चलती हैं। यही एक ऐसा हब है ट्रेड, ये समझ लो आपकी आने आस पास के लगभग 2-3 स्टेट्स तक को अमृतसर कपड़ा, खाना, ये सारी चीजें सप्लाई करता है। ड्राई फ्रूट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना जम्मू का है वो सारा का सारा अमृतसर से होता है। जम्मू में जितनी भी पैदावार होती है केसर की, वो सारी अमृतसर के थ्रू जाती है। उसके बाद वूलन, जिसको जितना भी वूलन के कपड़े हो गए, वूलन की आपकी शॉल स्टॉल, ये सारी चीजें अमृतसर से जाती हैं, यहीं पे बनती हैं। सो कहीं ना कहीं अमृतसर का वो एरिया काफी ज्यादा, एक तो जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला एरिया है। अगर वो टारगेट हो जाता, 1% अच्छा, भी ये कुछ भी ऐसा बता होता रहे थे तो कि बहुत आपकी बड़ी पूंछ में कैजुअलिटी। जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही थी, जख्मी लोगों को हाँ अमृतसर जी, ही लेकर के आया जा रहा था। जी बिल्कुल। अमृतसर के अमनदीप हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, उनका इलाज चल रहा है। दिलीप सिंह उनका नाम है जिनको लेकर आया गया हुआ है। तो उनके परिवार में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जिस लेडी की मौत की आपने खबरें सुनी थी। सो उनका बाकी परिवार अभी जख्मी है। उनको अमनदीप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफी बड़ा हॉस्पिटल है। सो उस हॉस्पिटल में उनको रखा गया है। तो उनको वो जम्मू के अस्पताल में अमनदीप में पहले उनको लेके गए थे, वहां से उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो अभी जो हालात हैं, जिस तरीके से लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब आसपास के लोग, आप जिस तरीके से देखते होंगे, रात में आवाजें सुनाई देती होगी, ऊपर से कुछ भी जी आती है, तो बिल्कुल, कैसा बिल्कुल। फील होता है उस टाइम में? ये लोगों के बीच में देखो डर तो है ही है, पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम भारत के साथ खड़े हैं। क्योंकि बिल्कुल। भारत ने, देखा जाए तो भारत ने किसी भी ऐसे एरिया को टारगेट नहीं किया जिसके कारण आम सिविलियंस को कुछ हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वही देखा जाए तो उसने सीधा का सीधा आर्मी बेस को निशाना बनाने के सिविलियंस पर बजाय कर दिया। सिविलियंस को निशाना बनाया, जो कि बिल्कुल जी। ही निंदनीय है, बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि देखा जाए अमृतसर के लोगों में ना पाकिस्तान के लिए बहुत प्यार है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है लाहौर। और जब भी कोई पंजाबी गाना बनता है ना, उसमें भी लाहौर की बात जरूर की जाती। लेकिन इतना ज्यादा लोगों के वहां के आर्मी के मन में हमारे लिए ऐसी चीजें, हमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो है वो गलत है। नहीं तो हमेशा अगर अमृतसर की बात जब आती है ना, तो लोगों ने इसका सपोर्ट किया है कि कभी वॉर नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसी चीजें नहीं बिल्कुल होनी बिल्कुल। चाहिए। क्योंकि उसको लैंदा पंजाब बोलते हैं, उतरता हुआ पंजाब, और इसको चढ़ता हुआ पंजाब बोला जाता है। पंजाब को जब 1947 में जब पार्टीशन हुई थी, तो उस टाइम पे दो पंजाब थे। एक पंजाब जो पाकिस्तान का, जहाँ पर ननकाना साहिब और सारे जितने भी इनके मेन गुरुद्वारे हैं हमारे पंजाबियों के, वो वहाँ पर रह गए हैं। और उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट जो है, ये हमारा चढ़ता पंजाब, जिसको इंडिया का पंजाब बोला जाता है। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो लोगों के बीच में अभी भी 47 के बाद जो लोग यहाँ पर आए थे या जो लोग उधर चले गए थे, वो उनकी वीडियोस आती रहती हैं। आपस में लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं। लेकिन जैसे कि मरियम नवाज वहाँ की मुख्यमंत्री हैं पंजाब की, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ की। तो उनके द्वारा भी बहुत बार ऐसा कहा गया हुआ है कि हम दोनों पंजाब एक ही हैं, हम दोनों में हमारे में प्यार बहुत है। पर जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो मन को बहुत ठेस पहुंचाती हैं कि हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं। और वो टेररिज्म को लगातार बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर धर्म पूछ के लोगों के कत्ल किए गए, मारा गया लोगों को, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और अब अगर भारत उसके बिल्कुल। खिलाफ खड़ा हुआ है,
65 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने उसके खिलाफ पुरजोर पूरा विरोध किया और खड़े होकर इसके संदर्भ में बात की है। इंटरनेशनल मीडिया में उसकी बात उठाई है, और इंटरनेशनल मीडिया भी आज आप देखोगे तो चाहे रूस है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोपियन यूनियन है। आज जैसे सुबह सुबह ही यूरोपियन यूनियन का भी बयान आया है कि हम भारत के साथ हैं, भारत टेररिज्म के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है तो हम उसके साथ हैं। मैं शायद कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि जी जी पाकिस्तान ऐसी चीजें क्यों कर रहा है, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज 9 मई है। बहुत से लोगों को, बहुत से साथियों को हमारे नहीं पता होगा कि 9 मई का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहली जी बात जी तो यह है कि देखो 9 मई को ना IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आती है, उसने $1.3 बिलियन का जो फर्स्ट जो क्या कहते हैं किश्त जो आनी थी उनकी लोन की पाकिस्तान की, वो पास करनी थी। आज उनके अकाउंट में पैसा आना था, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है जो हमारे सभी जर्नलिस्ट में ये सर्कुलेट की गई है कि 8 तारीख की रात को, मतलब कल रात को, जब पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेलिंग की है, उससे पहले ये उनको नोटिफिकेशन भेज दिया गया था कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। उसका कारण इन्होंने 2 मेजर कारण उसमें बताए हैं। सबसे पहला कि आप ये पैसा जनता की भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, आप ये पैसा 1.3 बिलियन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, $1.3 बिलियन जो उनको आने थे, वो आप इस्तेमाल करोगे हथियार खरीदने में, इंडिया के खिलाफ उसको इस्तेमाल टेरर करोगे, इसलिए फंडिंग वो में। फंडिंग रोक दी गई है। टेरर फंडिंग में आप करोगे, इसलिए वो फंडिंग रोक दी गई है। अब मैं आपको कुछ चीजें भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो गुर्बत की जिंदगी पाकिस्तान जी रहा है, वहाँ के लोग जितनी त्राही त्राही में है, वहां पर दूध 260 रुपए लीटर है, ठीक है। लोग मतलब पानी पी के भी गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आजकल मेम भी चलने की, भारत ने पानी रोक दिया तो पानी भी नहीं है वहां पे। सो लोग जो है, आम लोग, कितना जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है। उसमें भी अगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस चीज को निशाना बना रहा है कि किसी तरीके में भारत को नीचा दिखा दूं, किसी तरीके में भारत के ऊपर हमला कर दूं, ये वो, तो वो बातें गलत हैं, बिल्कुल गलत। जिसके ऊपर मुझे लगता है कि भारत तो उनके संदर्भ में है ही है, भारत तो उनको हमेशा से ही कहता रहा है। अब देखा जाए तो IMF में भी अगर भारत इसका सपोर्ट करता कि उनको फंडिंग दी जाए तो उनको बिल्कुल फंडिंग मिलती। अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखते, इंडिया में ऐसी कोई चीज ना करते, तो उनको फंडिंग में मिलती। और अराउंड $9 बिलियन पास हुए थे उनके लिए, जिसमें से $1.3 बिलियन पहली इंस्टॉलमेंट थी वो जानी थी, और लगभग 5 से 6 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा आना था। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2023 की बात है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप पुराने पहलुओं को क्यों खोलते हैं, तो मैं हमेशा उनको ये बात बोलता हूँ कि देखो, कोई भी नई जो चीजें होती है ना, वो पुरानी जड़ों से ही संबंध रखती है। कोई भी पेड़ है, बिल्कुल उसकी जड़ें ही उसका सब कुछ, अगर जड़ काट दोगे तो पेड़ खत्म हो जाएगा। तो वही चीजें कि पाकिस्तान इन हालातों में कैसे गया, तो मैं उनको लगातार ये बातें बताता हूँ कि देखो, आप पास्ट देखो, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, 2023 की बात करूंगा, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर लगातार हो रही थी। यूक्रेन के पास एमुनिशन खत्म हो रहा था, यूक्रेन को कोई हथियार देने के लिए तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं बिना बताए कुछ देशों ने हेल्प की, लेकिन जो सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा जिसने प्रोवाइड किया वो था पाकिस्तान, जिसने 36,000 करोड़ डॉलर के लगभग का हथियार उनको सप्लाई किया था, और जिसकी कीमत अभी मौजूदा लगभग 42,000 करोड़ डॉलर है, 2023 में जो उन्होंने हथियार सप्लाई किया था। अब पाकिस्तान ने अपने, आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि पाकिस्तान के पास लॉन्च पैड तो है, लेकिन उसमें डालने के लिए मिसाइलें नहीं है, क्योंकि वो अपनी मिसाइलें लगातार यूक्रेन को बेच चुका है। अब कहीं ना कहीं अब मौजूदा जो हालात है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान अपना डिफेंस सिस्टम को भी सही ढंग से नहीं चला पा रहा है। आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है कई जिसमें लोग ये भी देखा कह जा रहे रहा कि था कि लोन मांगने के लिए वो एक तरह से कहा जा रहा था कि भीख जी मांगना बिल्कुल, स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे मीम भी वायरल हो रहे थे। जी, वही तो मैं आपको वही चीजें तो बता रहा हूँ, वही कारण तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इस सिचुएशन में वो कैसे पड़ा। कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये चीज समझ में आ गई है कि अभी तक आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2018 में जब ये डील हुई थी ना S-400 के सुदर्शन चक्र की रशिया के साथ,
तो पाकिस्तान ने तो इसका अपोज किया ही किया था, लेकिन अमेरिका ने भी इसका अपोज किया था। अमेरिका ये कह रहा था कि आप इन चीज़ों पे फंडिंग क्यों कर रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो आप इन चीज़ों पे, कि आपके देश में इतनी गरीबी है, इतना कुछ है, आप उस पर पैसा लगाइए। लेकिन रूस ने इंडिया को समझाया था, और कहीं ना कहीं रशिया ने उस टाइम पे भी इंडिया को बोला था कि नहीं, आपको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि पहले की जो जंगें हैं, जो पहले की लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत नुकसान झेला है। अगर S-400 उस टाइम पे होता, 71 में होता, 65 में होता, 99 में होता, तो ये चीज़ें, ये हालात ना होते। बिल्कुल। जैसा कि अभी है कि मिसाइल आती है तो ऑटोमेटिकली वो रिटेलिएट करता है, उसमें ह्यूमन पावर एक हिसाब से जीरो है। आर्मी को सिर्फ बैठ के उसको देखना है कि वो क्या कैसे काम कर रहा है, कोई मल फंक्शन तो नहीं कर रहा, बाकी वो खुद ब खुद काम करता है। उसने खुद ब खुद ही 600 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी मिसाइल एंटर करेगी तो सायरन बजने लगता है। 400 किलोमीटर के रेडियस में जैसे ही आता है तो ऑटोमेटिकली वो मिसाइल को टारगेट करना स्टार्ट करती है, और 5 मिनट के अंदर जब तक वो 40 किलोमीटर के रेडियस में एंटर करता है तब तक मिसाइल को गिरा देती है। सो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम मौजूद है कि जो आज को भारत को एक सशक्त भारत, एक डिजिटल भारत, एक नया भारत के तौर पे लेकर उभर रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।